नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। ईरान को दहनाने वाले अमेरिका को इस बार एक छोटे से देश ने कूटनीतिक तौर पर करारा जवाब दिया है। ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबोने के बाद श्रीलंका ने अपने ऊपर बन रहे दबाव से इनकार कर दिया और बचे हुए नौसैनिकों को वापस ईरान न जाने दिया। लेकिन कोलंबो ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा और उसके फैसले सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और मानवीय सिद्धांतों के आधार पर होंगे। यानी साफ है कि इस बार अमेरिका की धमकी के सामने श्रीलंका झुकने को तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंद महासागर में ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने वाला अमेरिका अब श्रीलंका के सामने कूटनीतिक मोर्चे पर घिरता नजर आ रहा है। ईरानी युद्धपोत एरीज डेना पर टॉर्पीडो हमला कर उसे डुबोने के बाद अमेरिका ने श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका ने कूटनीतिक साहस दिखाया। कोलंबो ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के आगे किसी भी सुपर पावर की दादागिरी नहीं चलेगी। दरअसल कुछ दिन पहले हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास बड़ा सैन्य घटनाक्रम हुआ। अमेरिकी पनडुब्बी ने गाले बंदरगाह से करीब 19 नॉटिकल मील दूर ईरान के युद्धपोत एरीज डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई नौसैनिक घायल अवस्था में बच निकले। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका के उस सैन्य अभियान का हिस्सा थी जो ईरान के खिलाफ तेज होता जा रहा है। हमले के बाद एक ईरानी नौसैनिक सहायक जहाज इरीज बुशहर श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहुंच गया। इस जहाज पर सवार 200 से ज्यादा क्रू सदस्य संकट में फंस गए। ऐसे में श्रीलंकाई नौसेना ने मानवीय आधार पर कार्रवाई करते हुए इन सभी नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। श्रीलंका ने उन्हें अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया। यहीं से शुरू हुआ कूटनीतिक दबाव का खेल। अमेरिका चाहता था कि ईरानी नौसैनिकों को किसी भी हालत में ईरान वापस न जाने दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास ने श्रीलंका सरकार से आग्रह किया कि बचे हुए ईरानी नौसैनिकों को ईरान लौटाने के बजाय कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। लेकिन श्रीलंका ने साफ कर दिया कि उनकी नीति किसी दबाव में नहीं बदलेगी। श्रीलंका की विदेश मंत्री ने साफ कर दिया, कहा वह इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और मानवीय सिद्धांतों का पालन कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि श्रीलंका किसी भी देश के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी यही रुख दोहराया। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि संकट में फंसे किसी भी देश के नौसैनिकों को मदद देना श्रीलंका की मानवीय जिम्मेदारी है। यानी कोलंबो ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि मानवीय मामलों में राजनीति की कोई जगह नहीं है। फिलहाल श्रीलंकाई नौसेना ईरानी जहाज को देश के पूर्वी तट के एक बंदरगाह तक स्कॉट कर रही है। जहाज के ज्यादातर क्रू को कोलंबो के पास स्थित नौसेना शिविर में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां उन्हें अस्थायी तौर पर रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमला और उसके बाद श्रीलंका पर बनाया गया दबाव हिंद महासागर क्षेत्र में नए कूटनीतिक दबाव की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल एक बात साफ है कि ईरान को दहलाने वाली अमेरिकी ताकत श्रीलंका के सामने अपनी शर्तें मनवाने में नाकाम नजर आ रही है और कोलंबो ने दुनिया को दिखा दिया है कि छोटा देश होने के बावजूद उसकी विदेश नीति किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं। यानी इस पूरे घटनाक्रम में जहां अमेरिका ने ताकत दिखाई, वहीं श्रीलंका ने कूटनीतिक साहस दिखाया और साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के आगे किसी भी सुपर पावर की मनमानी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है।
बल्कि इसका असर तेल के कुओं, एयरस्पेस और पूरी दुनिया के ऊर्जा सप्लाई पर पड़ने लगा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच इराक के तेल क्षेत्रों से विदेशी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर निकासी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां अपने कर्मचारियों को बसों के जरिए इराक से निकालकर कुवैत भेज रही हैं। वहीं खाड़ी देशों में एयरस्पेस बंद होने के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग देश छोड़ने के लिए प्राइवेट जेट का सहारा लेने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट अब तेल के कुओं तक पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब इराक के तेल क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। इराक के बसरा इलाके में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों को अब तेजी से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तेल सेवा कंपनियां अपने कर्मचारियों को बसों के जरिए इराक से निकालकर कुवैत भेज रही हैं। निकासी का यह ऑपरेशन इराक कुवैत सीमा पर स्थित सफवान बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बसरा से निकले विदेशी कर्मचारी बसों में सवार होकर सीमा चौकी तक पहुंचे, जहां सुरक्षा अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट की जांच की और उन्हें कुवैत में प्रवेश की अनुमति दी। कई कर्मचारी पासपोर्ट नियंत्रण क्षेत्र में लंबी कतारों में खड़े नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैलिबर्टन, केबीआर और श्लम्बर्जे जैसी बड़ी तेल कंपनियां अपने कर्मचारियों को सुरक्षित करने में लगी हैं। इन कंपनियों ने अपने प्रवासी कर्मचारियों को तेल क्षेत्रों से बसों के जरिए सीमा तक पहुंचाया। इराक की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर कुवैत भेजा जा रहा है। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में इराक के बसरा इलाके में एक ड्रोन हमला हुआ था। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में विदेशी तेल कंपनियों के कर्मचारियों के रहने वाले परिसर को निशाना बनाया गया था। हमले के बाद अमेरिकी कंपनियों और केबीआर के कार्यालयों और गोदामों में आग लग गई थी। हालांकि इस हमले में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद कंपनियों ने एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इराक तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। इधर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी देशों में हवाई यातायात को भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई कमर्शियल एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात और कतर से बाहर निकलने के लिए लोग अब प्राइवेट जेट का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि एयरस्पेस बंद होने और मांग बढ़ने के कारण प्राइवेट जेट के किराए में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। छोटे प्राइवेट जेट का किराया करीब 42 लाख से बढ़कर 84 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जबकि बड़े प्राइवेट जेट का किराया 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता सैन्य तनाव अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर तेल उद्योग, हवाई यातायात और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक दिखाई देने लगा है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इसका झटका दुनिया भर के ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस सप्लाई को लेकर टेंशन है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में एलपीजी और पेट्रोलियम सप्लाई की आपूर्ति को लेकर कोई चिंता नहीं है। एहतियात के तौर पर सरकार और तेल कंपनियों ने एक अहम कदम उठाया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़ा अहम फैसला लिया गया है। क्या है यह फैसला और इससे क्या फर्क पड़ता है, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनियमितता का माहौल है। समुद्री व्यापार मार्गों और तेल सप्लाई चेन पर भी दबाव की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू किया है।
माना जा रहा है कि यह बदलाव ईरान में चल रहे युद्ध के कारण किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब उपभोक्ताओं को 15 दिन बाद के बजाय 21 दिन बाद ही दूसरा एलपीजी सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी। यानी अब सिलेंडर की आपूर्ति के बीच 21 दिन का अंतर होगा। उपभोक्ता को अगली बुकिंग के लिए कम से कम 3 हफ्ते का इंतजार करना होगा। गैस कंपनियों ने नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस नए नियम का मकसद सप्लाई सिस्टम को संतुलित रखना और पैनिक बुकिंग रोकना है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। समुद्री व्यापार मार्गों और तेल सप्लाई चेन पर भी दबाव की आशंका जताई जा रही। ऐसे हालात में कई बार लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इसे पैनिक बुकिंग कहा जाता है और यही स्थिति बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर सकती है। सरकार और तेल कंपनियों का मानना है कि अगर बुकिंग के बीच अंतराल बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई का बेहतर प्रबंधन होगा। इससे स्टॉक का संतुलन बना रहेगा और गैस की नियमित सप्लाई सुचारू रहेगी। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा सप्लाई पर फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त तेल और गैस का भंडार मौजूद है। गैस सिलेंडर की सप्लाई चेन भी सामान्य रूप से काम कर रही है। लेकिन सरकार किसी भी स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर रही। ऊर्जा मंत्रालय और तेल कंपनियां लगातार हालात की समीक्षा कर रही और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लेने की रणनीति तैयार की जा रही। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए कई स्तरों पर तैयारी की जा रही। सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भी तैयार स्थिति में रखा है। सरकार सप्लाई नेटवर्क पर लगातार नजर रख रही है। यानी अगर वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तब भी देश में ऊर्जा संकट की स्थिति न बने, भारत सरकार इसके लिए पहले से इंतजाम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि एहतियाती कदम के तौर पर एलपीजी बुकिंग नियम में बदलाव करना एक व्यावहारिक कदम है। इससे बाजार में घबराहट की स्थिति बनने से रोका जा सकेगा और सप्लाई सिस्टम भी संतुलित रहेगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। एलपीजी बुकिंग के नियम में बदलाव इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि फिलहाल देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से रणनीति तैयार की जा रही है ताकि आम लोगों की रसोई पर किसी भी संकट का असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिन में सपने देखने की आदत है। उनका एक ऐसा ही सपना है मुस्लिम देशों के कुनबे को इकट्ठा कर इस्लामिक नाटो बनाने का। आज सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर जैसे ही ईरान ने मिसाइल दागी, शहबाज शरीफ का इस्लामिक नाटो बनाने का सपना भी चूर चूर हो गया। देखिए रिपोर्ट। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागकर पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो वाले ख्वाब को धुआं कर दिया है। पाकिस्तान का वो सपना चकनाचूर हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज ने सऊदी अरब में जाकर देखा। ईरान इजराइल की जंग से पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जो अरब देश अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे वे पाकिस्तान को क्या खाक बचाएंगे। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है और मुल्ला मुनीर ने जंग के बीच सऊदी अरब की दौड़ लगा दी। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सितंबर 2025 की है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से कराते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में शहबाज ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और फिर दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और घोषणा हो गई कि अगर दोनों देशों में से किसी पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दूसरी तस्वीर 7 फरवरी 2026 की है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब में है। सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल दाग रहा है। इसलिए सवाल यह है
कि इस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का क्या हुआ जो शहबाज और मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुआ। शहबाज ने जिस एग्रीमेंट को इस्लामिक नाटो बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था, वो इस्लामिक नाटो अब कहां है? ईरान सऊदी पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान कंबल ओढ़कर घी पीने में क्यों लगा है? पाकिस्तान खुलकर सऊदी के पक्ष में क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? पाकिस्तान ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? दरअसल आसिम मुनीर ईरान इजराइल की जंग में पाकिस्तान के दोगले स्टैंड को जस्टिफाई करने रियाद पहुंचे। आसिम मुनीर के गिड़गिड़ाने के बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने बयान जारी कर पाकिस्तान को इस्लामिक नाटो की याद दिला दी। सऊदी के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने ईरानी हमलों और हमारे ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर उन्हें रोकने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की। हमने इस बात पर जोर दिया इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती और उम्मीद जताई कि ईरानी पक्ष समझदारी से काम लेगा और गलत अंदाजे से बचेगा। ईरान इजराइल की जंग ने पाकिस्तान को सऊदी अरब के सामने एक्सपोज कर दिया। सऊदी अरब समझ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए एग्रीमेंट करता है। इस्लामिक नाटो बनाने का पाकिस्तान का ख्वाब ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला बीते 8 दिनों से जारी है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान के युद्धपोत, सरकारी स्कूल, इन सबको निशाना बनाया गया। यहां हर जगह तबाही देखी गई, लेकिन एक देश इस बीच ऐसा है जिससे इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और वो है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल और ईरान को तो युद्ध में झोंक दिया, लेकिन अब वो इजराइल को महंगे हथियार और बम भी बेच रहा है। यानी युद्ध के बीचों बीच ट्रंप की दुकानदारी जारी। देखिए रिपोर्ट। ईरान के युद्धपोत हों या फिर जंगी जेट्स और मिसाइल लॉन्चर, अमेरिका इजराइल की जंगी सनक में सब तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ईरान लड़ रहा है, बर्बाद ढांचे से ही हमले कर रहा है। सवाल अब अमेरिका की रणनीति पर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ईरान के साथ जंग का बिगुल फूंक कर अमेरिका अपने असली मकसद पर काम करने में जुट गया है? क्या इजराइल को जंग में झोंककर अमेरिका हथियारों की डील वाले एजेंडे पर उतर आया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान से 8 दिन की जंग में इजराइल का गोला बारूद खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिका इस मौके को भुनाना चाहता है। यही कारण है कि जंग के बीच भी अमेरिका की हथियार डील जारी है, और वो भी उस देश के साथ जिसके साथ मिलकर अमेरिका अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 1395 करोड़ रुपए की इमरजेंसी हथियार बिक्री को मंजूरी दी है। इस डील के तहत अमेरिका इजराइल को 12,000 घातक बम बेचेगा। ये 1,000 पाउंड वजन वाले एरियल बम हैं। इजराइल इन हाहाकारी बमों को F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर गिराने की योजना बना रहा है। ईरान में जहां भी अमेरिका द्वारा भेजे गए एरियल बम गिरेंगे, वहां 20 फीट गहरा और 30 से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो जाएगा। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। ईरानी बंकर और सुरंगें इतिहास बन जाएगी। जंग में किसी को हथियार मुहैया कराने को मदद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जंग में अगर किसी की मदद करता है तो उसकी बड़ी कीमत वसूलता है। पिछले 4 साल में यूक्रेन को भी अमेरिका लगभग 5 लाख करोड़ के हथियार मदद के नाम पर बेच चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि हथियारों का व्यापारी अमेरिका ग्लोबल टेंशन को इसलिए भी जन्म देता है ताकि हथियार बेचे जा सके।
ईरान जंग में मुनाफे की तैयारी अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। पिछले कुछ सालों में अमेरिका इजराइल को हजारों करोड़ के आर्टिलरी गोले, हेल फायर मिसाइलें और गाइडेड बम बेच चुका है, जो अब मिडिल ईस्ट की आग में खाक हो रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 8 दिन में ईरान के 3000 ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3000 में से 900 हमले पिछले 24 घंटे में किए गए। मतलब अमेरिका हमलों की तीव्रता को बढ़ा रहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. 8 दिन में तेहरान में खामेनेई के घर को खंडहर कर दिया गया। इस्फहान में परमाणु ठिकाने और सेना के रिसर्च सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। कुम में इंडस्ट्रियल एरिया और मिसाइल ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। करज और करमानशाह में सेना के बुनियादी ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने तबाह कर दिया। तबरीज और शिराज में ईरानी एयरफोर्स के अड्डे और रडार नेटवर्क बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी जंग जारी है। बदले की आग में चल रहे ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमलों की 24वीं लहर लॉन्च कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता ने कहा कि राष्ट्रपति को भाजपा अपना एजेंडा चलाने के लिए भेज रही है और चुनाव से पहले उनके साथ राजनीति न की जाए। उन्होंने ये भी पूछा कि मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र में आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में राष्ट्रपति ने सवाल क्यों नहीं उठाए। देखिए रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के साथ साथ अब राज्यपाल की नियुक्ति पर नया संग्राम छिड़ गया है और राज्यपाल की नियुक्ति के बाद अब यह सियासी लड़ाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान तक पहुंच गई है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राष्ट्रपति को खुले मंच से अपना दुख प्रकट करना पड़ा। पहला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम का वेन्यू बदल दिया गया और दूसरा, राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा। राज्य सरकार यानी ममता सरकार के इस रवैये पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई। कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। वहां मौजूद लोगों से उन्होंने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार के रुख से राष्ट्रपति आहत हुई। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले प्रोग्राम में शामिल होना था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजन सिलीगुड़ी के विधान नगर में होने थे, लेकिन सुरक्षा और दूसरे कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति कार्यक्रम वाली जगह पहुंची तो सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने वाले अकेले प्रतिनिधि थे, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी मंत्री को जरूर मौजूद रहना चाहिए। इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ शर्मनाक बताया, बल्कि लोकतंत्र, राष्ट्रपति और आदिवासी लोगों के सम्मान से भी जोड़ा और टीएमसी सरकार पर हर हद को पार करने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण पर ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आई। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपका पता है ऑल्च की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। यू आर ए नंबर 1 चेयर इन दिस कंट्री, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
Don't play politics. Don't play politics at the time of election. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र और बंगाल सरकार में टकराव हुआ, लेकिन इस बार विवाद की शुरुआत राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ है। ममता बनर्जी का आरोप है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई और सियासी फायदे के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। हालांकि पिछले राज्यपाल से ममता बनर्जी के रिश्ते भी हमेशा तल्ख रहे। संदेश खाली से लेकर विश्वविद्यालयों तक में नियुक्ति को लेकर पूरे 4 साल खींचतान जारी रही और अब ममता न सिर्फ नए राज्यपाल को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रपति को भी ममता बनर्जी को लेकर बयान देना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर केंद्र से टकराव के हालात खड़े कर ममता बनर्जी कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती हैं और इस सियासत में क्या राष्ट्रपति तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।